एक मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हॉर्मोन्स का भी पार्ट है, ऑर्गन का पार्ट है और टेस्टिस का भी पार्ट है। लोग ये बोलते हैं कि टाइमिंग सही नहीं है। ये टाइमिंग का इशू हमारे ब्रेन से डिसाइड होता है। व्हाट इज़ द राइट टाइमिंग? या पेनिट्रेट करने से पहले भी इजैकुलेट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो रफली 8 आउट ऑफ 10 मेल आर सफरिंग विद प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मेल फर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस। पुल आउट कर लो। पुल आउट करना सबसे रिस्की मेथड है। अगर एक ड्रॉप सीमन भी अंदर रह गया, देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पॉसिबिलिटी है कि सामने से तगड़ा आदमी, सामने से हेल्दी दिखने वाला आदमी इनफर्टाइल हो सकता है? जो पेशेंट्स फिजिकली बहुत फिट हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, इंटरकोर्स में अच्छे हैं, लेकिन उनकी स्पर्म काउंट खराब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं और स्टेरॉइड्स पे रहते हैं। और स्टीरॉइड्स लेने से बहुत सारे पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। इस स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, तो स्क्रोटम बॉडी से आपके बाहर होता है। क्या साइंस क्या है इसके पीछे? बॉडी टेम्परेचर से 1-1.5 डिग्री इसको ठंडा रखने के लिए बेस्ट कंडीशंस हैं। तो सेटिस्फैक्शन का मेडिकल टर्म्स में कोई डेफिनेशन है? सेटिस्फेक्शन का, दोनों पार्टनर के सेटिस्फेक्शन का मतलब है दोनों को ऑर्गेजम अचीव हुआ। पेनिस साइज़ को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि पेनिस साइज़ बड़ा होगा तो पार्टनर सेटिस्फाई होगा। ऐसा नहीं है। किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या फिर भी वो फादर बन सकता है? यस। अगर लोग मास्टरबेट करते हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। मेल फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सही जवाब कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जिस पॉडकास्ट पे आप आए हैं यहाँ पर बहुत सारे मिथ को हम लोग यहाँ पर क्लैरिफाई करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल गर्ग। वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि डिफरेंस जो है मेल फर्टिलिटी और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर के, ये क्या होता है? मेल के लिए दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड फर्टिलिटी, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग डोमेन्स हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग है, कुछ कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें आता है लिबिडो, मतलब डिज़ायर। ओके। परफॉर्मेंस करने के लिए इरेक्शन सफिशेंट होना, यानी कि इरेक्टाइल फंक्शन, अगर वो कम है तो भी प्रॉब्लम है। तीसरा आता है पार्टनर का सेटिस्फेक्शन। ये तो रही सेक्सुअल हेल्थ। उसके बाद आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में आता है कि आपके फादरहुड अटेन करने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप फादर बन सकते हैं या नहीं। उसके लिए चाहिए स्पर्म की क्वालिटी। स्पर्म अच्छे हैं, फादर बन सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक पेटेंट है, स्पर्म्स का ट्रैवल करने का रास्ता खुला हुआ है, तो भी आप फादर बन सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल ख़राब है, मतलब कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन उनके स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं। ओके। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स फिजिकली बहुत फिट हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, इंटरकोर्स में अच्छे हैं, लेकिन उनकी स्पर्म काउंट खराब है, ओके। दे कैन नॉट बिकम अ फादर। तो ये दोनों ओवरलैपिंग बट डिफरेंट डोमेन्स हैं। लोगों को बहुत इजी लगता है जब आप किसी को आप पूछें कि सेक्स करना है, तो लगता है लोगों को कि हाँ सेक्स कर लिया, और पता नहीं उसमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं शुरू में कि मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो मैं बेसिक्स पे आता हूँ कि एक मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं। क्योंकि बचपन में हमने जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी था वो भी ठीक से नहीं पढ़ा। हमारे जो टीचर्स थे वो आकर फटाफट से पढ़ा के चले गए कि बच्चे कोई और सवाल ना पूछ लें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की बात करें तो कैसे होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हॉर्मोन्स का भी पार्ट है, ऑर्गन का पार्ट है और टेस्टिस का भी पार्ट है। टेस्टिस के दो काम होते हैं, एक तो स्पर्म्स बनाना और हार्मोन बनाना, जो पुरुषों के लिए एसेंशियल है, टेस्टोस्टेरोन। ओके। स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन, दो काम टेस्टिस के हो गए, लेकिन इसको बनाने के लिए बॉडी को सिग्नल मिलने चाहिए, वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो टेस्टिस को बोलते हैं कि अब आपको ये काम करना है। इसके साथ साथ जब बन गया तो उसका यूज़ करने के लिए एक अच्छा पेनिस, जिसकी वैस्कुलरिटी अच्छी हो, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, उसका साइज़ ठीक हो,
ये सारी चीज़ें मिलके एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीमेन को वॉल्यूम देती हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट। इन ग्लैंड्स में अगर प्रॉब्लम है तो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। पेनिस की वेस्कुलैरिटी गड़बड़ है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आती है जिसको बोलते हैं टाइमिंग का इशू। ये टाइमिंग का इशू हमारे ब्रेन से डिसाइड होता है। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका एक अपना एक पोटेंशियल होता है, थ्रेशोल्ड होता है। वो करंट अगर वहाँ तक पहुँची, इतने सिग्नल पहुँचे तो हमारी मसल्स पंप कर देती हैं सीमेन को। तो ब्रेन इज़ ऑल्सो ए सेक्शुअल ऑर्गन। इसके ब्रेन के कुछ पार्ट हैं, अगर उनमें गड़बड़ है तो भी सेक्शुअल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जो आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि टाइमिंग सही नहीं है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो व्हाट इज़ द राइट टाइमिंग? अगर इसमें कोई स्पेसिफिकेशन है मेडिकल टर्म्स में अगर समझा जाए तो उसको? WHO का क्राइटेरिया है कि अगर लेस देन 1 मिनट में पोस्ट पेनिट्रेशन आप इजैकुलेट कर देते हैं या पेनिट्रेट करने से पहले भी इजैकुलेट हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में, लेकिन लिटरेचर में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताऊं तो रफली 8 आउट ऑफ 10 मेल आर सफरिंग विद प्री मैच्योर इजैकुलेशन। दिस इज सो कॉमन एंड लेस टॉक्ड। इसको शर्म की वजह से या एक हिचक होती है किसी को बताने में, इसलिए ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाता है। बट ये वेरी कॉमन इशू है जो पार्टनर्स के बीच में दूरी बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है। अच्छा, अब हम, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट मेल फर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो मेल फर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ पहले से आता है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि कोई जाके करवा सकता है या फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन से हो सकते हैं? यस, मेल फर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस। वेरी कॉमन और बहुत महंगा भी नहीं होता है, बट इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसके पहले होनी चाहिए। 3 to 5 डेज़ का एब्सटिनेंस बिफोर टेस्ट इज़ मस्ट। ना तो इस ड्यूरेशन में आपका मैस्टरबेशन होना चाहिए, इंटरकोर्स या नाइटफॉल। 3 to 5 डेज़ की ड्यूरेशन में दिया गया सैम्पल इज़ परफेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या चेक करते हैं? स्पर्म्स की मोटिलिटी, उनका काउंट्स, मॉर्फोलॉजी और उनकी DNA या उनकी मोटिलिटी के साथ साथ उनके अंदर कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। अच्छा, ये सब चेक किया जाता है। और सीमन में एक फैक्टर होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू बी चेक्ड। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कहीं स्पर्म्स के कम होने का या ब्लॉक होने का कोई रीज़न तो नहीं है। ओके, ठीक है। और जो मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो 8 लोगों को होता है 10 में से, तो क्या फर्टिलिटी ना होने का सिर्फ यही रीज़न है या फिर और भी रीज़न है? इंडिया की बात करें अगर तो हम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इनफर्टिलिटी नहीं करता है। अगर इजैकुलेशन वेजाइना में एंटर करने से पहले हो गया तब तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी करेगा, लेकिन पेनिट्रेट करने के बाद में 1 सेकेंड में भी अगर इजैकुलेट होता है तो सफिशिएंट नंबर वेजाइना में पूल हो जाएंगे। तो इससे मेल फर्टिलिटी का लेना देना नहीं है? मेल फर्टिलिटी सिर्फ तभी अफेक्ट होगी जब इजैकुलेशन पेनिट्रेशन से पहले हो जाए। अच्छा, एक मिथ भी है, क्या होता है कि जब आप मैरिड नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन ये है कि मैरिज के बाद ही आप किड होता है, आप बच्चा होता है आपके, तो उसमें होता है क्या, कई बार जब शादी से पहले सेक्स होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि आप पुल आउट कर लो, तो उसमें क्या होता है कि सीमेन आपका जाता नहीं है वजाइना के अंदर। तो क्या इस केस में बच्चा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आसपास भी सीमेन कहीं पे वजाइना के है तो उससे भी डर रहता है कि क्या बच्चा हो सकता है? क्या पुल आउट करना सबसे रिस्की मेथड है। ओके, पुल आउट करने में अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी डिले हुआ, अगर 1 ड्रॉप सीमेन भी अंदर रह गया, देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन पुल आउट करने के बाद अगर इजैकुलेट है जो आपका सीमन, अगर वेजाइना के बाहर लिप्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, लेबिया बोलते हैं, अगर वहाँ पर है तो वहाँ से स्पर्म तैर के अंदर वेजाइना में नहीं जा सकते। ओके, तो दिस इज़ अ मिथ। लेकिन
इजैकुलेट की अगर एक भी ड्रॉप अंदर है, दैट कैन कॉज प्रेगनेंसी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमें देखे हुए हैं, रील्स देखे हुए हैं, आजकल रील्स कल्चर है, आप भी देखते होंगे कि काफ़ी भद्दे टाइप के शब्द यूज़ कर लिए जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इतना तगड़ा आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है कि सामने से तगड़ा आदमी, सामने से हेल्दी दिखने वाला आदमी इनफर्टाइल हो सकता है? यस, बहुत सारे पेशेंट्स जैसे मेरी ओपीडी में आते हैं, दे हैव 6 पैक्स, बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, हल्क जैसी बॉडी है, और बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं कि सर 6 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है, या पार्टनर रो रही होती है कि ही इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी एज ए पार्टनर। तो यस, फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ हिज मैस्कुलिनिटी एंड फर्टिलिटी। जो आपने 6 पैक्स की बात करी तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं और स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मेल फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है? डेफिनेटली। जिम में जो स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, वो स्टीरॉइड्स बॉडी में जाके हमारे बॉडी में GnRH एक हार्मोन होता है, उसको सप्रेस कर देते हैं। कि बाहर से कोई स्टीरॉयड आया तो बॉडी में स्टीरॉयड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चक्कर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। बाहर से स्टीरॉयड लिया, GnRH का लेवल कम हुआ, उसके रेस्पॉन्स में टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन कम बनाया और इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन की सप्लाई कम हो गई। ठीक है। जब स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा टेस्टिस को तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और स्टीरॉइड्स लेने से बहुत सारे पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लो हार्मोन प्रोफाइल। तो दो तरफ से मार पड़ती है, या तो इरेक्शन भी खराब हो रहा है और स्पर्म्स का नंबर कम हो गया। यहाँ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें एजोस्पर्मिया हो जाता है, ये क्या होता है? स्पर्म्स का नंबर 0 हो गया। और कितना वैसे एक्यूरेट, मतलब नॉर्मल लाइफ में अगर देखें तो कितना स्पर्म्स का नंबर मोर होता है? देन 20 मिलियन पर ml, इट्स ए WHO क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 20 मिलियन पर ml, थोड़ा सा डिटेल में और 1 समझाइए। मिलीलीटर में 20 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म्स होना जरूरी है। ओके। और सिर्फ संख्या मैटर नहीं करती है, नंबर मैटर नहीं करता है। स्पर्म की क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, बनावट, हेड टू टो कितना फिट दिखता है स्पर्म, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तीसरा फैक्टर होता है उनके तैरने की क्षमता। जैसे एक रेस होती है स्पर्म्स में, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, मैराथन हो रहा है, उसमें से कौन है जो स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा फिनिशिंग की तरफ, यानी कि ओवा तक पहुंच पाएगा। तो ये मोटिलिटी भी मैटर करती है। अगर मोटाइल नहीं है या इधर उधर रैंडमली भाग रहे हैं तो वो कभी भी टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया मैटर करते हैं स्पर्म की क्वालिटी के लिए। तो स्टेरॉइड लेने से ये सब अफेक्ट हो जाते हैं। तो जिम वाले बॉडी तो बना लेते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। वो 3 इडियट्स में हमने देखा है, लाइफ इज़ अ रेस, और उसके बाद वो स्पर्म दिखाते हैं कि कैसे भागते हुए पहुंचता है सही जगह पे जाकर टारगेट करता है। एज पे आते हैं कि एज कितना फैक्टर प्ले करती है मेल फर्टिलिटी में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है बोलते जाते हैं कि आदमी तो कभी भी बच्चे पैदा कर सकता है, ऐसा बोला जाता है इंडियन कल्चर में। तो क्या ऐसा है कि आदमी कभी भी बच्चे पैदा कर सकता है और फीमेल नहीं कर सकती है कभी भी? यस, काफ़ी हद तक ये चीज़ ठीक है लेकिन नॉट एक्यूरेट कम्प्लीटली। पुरुष में आफ्टर 35 ईयर्स के बाद में 1% टेस्टोस्टेरोन हर साल कम होता जा रहा है। ओके। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो पुरुषों में 1971 के डेटा में पाया गया है, उसका आज के प्रेजेंट सिनेरियो में 50% लेवल ही टेस्टोस्टेरोन का बचा है। ओके। नेचुरल फैक्टर्स, बहुत सारे और चीज़ें, पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन, लाइफस्टाइल, बहुत सारी डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब से भी अफेक्ट होने के बाद टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, स्पर्म्स के नंबर भी कम हो रहे हैं। 75 की एज पे आके अगर कोई फादर बनेगा, उसके स्पर्म्स की क्वालिटी यंग एज के स्पर्म से काफ़ी ख़राब होगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? मिसकैरेजेस का नंबर बढ़ सकता है। ओके। प्रेगनेंसी अचीव करने में ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है। तीसरा, बच्चे जो पैदा होगा उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि ऑटिज़म के जो एक स्पेक्ट्रम है उसमें से कोई भी स्पेक्ट्रम मिल सकता है, कम से लेके ज़्यादा तक। बहुत सारे बच्चे स्किज़ोफ्रीनिया से अफेक्ट हो जाते हैं जो ओल्ड एज के पेरेंट्स होते हैं उनमें। तो एक पुरुष के लिए 40 ईयर से पहले फादर बन जाना इट्स एडवाइजेबल। ओके।
और स्पर्म की क्वालिटी पे बात कर रहे थे आप, बता रहे थे तो मुझे कि स्पर्म की क्वालिटी किस तरह से बेटर रखी जाए, अच्छी रखी जाए। देख तो हो गया कि अगर आप देखें तो आपके कैसे पूछते रही हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाता है। उसके बाद फिर स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करने के लिए क्या किया जाए? स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करने के लिए सिंपल सा है, अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हाई चांसेस कि आपके स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट होगी। ओके। स्पर्म की क्वालिटी सिर्फ एक लाइफस्टाइल पे भी नहीं डिपेंड करती है, और जैसे बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, या आपको बचपन में मम्स हुआ, कोई वायरल डिसीज़ हुई, कोई चोट लगी, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गए, तो आपकी टेस्टिस में स्कारिंग हो गई, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपका हार्मोन प्रोफाइल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मल्टीपल पार्टनर से टेस्टिस में स्कारिंग। यस। कैसे होती है ये? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो रहा है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया, तो यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू इन्फेक्शन टेस्टिस में चले जाएंगे। ओके। और टेस्टिस में जब सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हो गया, इन सब से टेस्टिस में इन्फेक्शन होगा, हीलिंग होगी तो स्कारिंग होगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई टेस्टिस की। ओके। तो जो स्पर्म बनाने वाली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो नंबर, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी वो सब अफेक्ट होती है। लेकिन स्कारिंग अगर ट्यूब्स में हो गई जिनके थ्रू स्पर्म्स ट्रैवल करके पेनिस तक पहुंच रहे हैं, वो उनमें अगर स्कारिंग हो गई तो स्पर्म्स को ट्रैवल करने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा। तो वो बीच में ही डेड हो जाएंगे या वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे पेनिस के टिप तक। ओके। तो जो पार्टनर को इंसेमिनेट किया, हो सकता है सीमन वॉल्यूम ठीक हो लेकिन उसमें स्पर्म्स कम हो या ना हो। ओके। या फिर ट्रैवल करने के जो स्पर्म ट्रैवल जिस स्पीड से करते हैं उस स्पीड से ट्रैवल भी ना कर पाए। ओके। तो ये भी एक इशू है, लेकिन अच्छा उसमें हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप अपना पार्टनर वाइजली चूज़ करें और प्रोटेक्शन यूज़ करें। और वो प्रोटेक्शन कैसा भी हो सकता है, या फिर मेल पार्टनर जैसे कॉन्डम्स यूज़ करते हैं या फिर फीमेल पार्टनर्स कॉन्डम यूज़ करती हैं, कोई भी तरीके का अगर हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। इन्फेक्शन रोकने के लिए बेस्ट इज़ बैरियर। ओके, ठीक है। अब आप बोल रहे थे कि स्पर्म की क्वालिटी आपके आसपास के कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। तो एक गांव में रहने वाला आदमी और एक शहर में रहने वाला आदमी, क्या उसके स्पर्म में कुछ अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा? डेफिनेटली। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्मोकिंग, पोल्यूशन, नींद पूरी नहीं होना, शहरों में रह रहे लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वार्म क्लाइमेट में हैं, टाइट अंडरवेयर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो गांव के लोगों से डिफरेंट हैं। टाइट अंडरवेयर से भी? यस, बॉक्सर्स आर बेटर देन टाइट अंडरगारमेंट्स। ओके। बहुत सारे फैक्टर्स जो शहर के लोगों के हैं, उनके कपड़े टाइट हैं, उनके अंडरगारमेंट्स टाइट हैं, ऑल द टाइम दे आर इन द स्ट्रेस, स्मोकिंग, एंजाइटी, अकेले रह रहे हैं, बात करने के लिए कोई लोग नहीं है। ये सारे, फूड की क्वालिटी भी ख़राब है गांव से, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स ये सारे मिलके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब करते हैं। ओके। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे क्लिनिक में, जैसे कि वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, देखने में लगेगा एकदम फिट हैं, एकदम अच्छा चल रहा है, पैसा भी बहुत है, हेल्थ भी है, जिम भी जा रहे हैं, स्पर्म काउंट नहीं है अच्छे। क्यों? क्योंकि वो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, लैपटॉप लैब में रखा, टेम्परेचर हाई है, बैठे बैठे अगर मोटे हो गए हैं तो भी टेम्परेचर टेस्टिस का हाई है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनका ये रहता है रात को पार्टी किया, स्मोकिंग, अल्कोहल, पीयर प्रेशर है बहुत सारा, कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ भी करते हैं, तो उनके स्पर्म्स ख़राब हो जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो गांव के लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, स्ट्रेस लेवल कम है, अच्छा खाना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट अभी आपने जो बोला उसके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, तो स्क्रोटम बॉडी से आपके बाहर होता है, टेम्परेचर का कुछ मेंटेनेंस होता है उसमें बॉडी का। क्या साइंस क्या है इसके पीछे? ये प्रभु ने बनाया है। हाँ। टेस्टिस बाहर लटकी हुई हैं, अजीब सा लगता है ना कि बाहर क्यों है, सब सारी चीज़ें अंदर हैं, तो ये भी अंदर हो जानी चाहिए थी, लाइक फीमेल ओवरीज। बॉडी टेम्परेचर से 1-1.5 डिग्री इसको ठंडा रखने के लिए बेस्ट कंडीशंस हैं, जैसे कि लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब एसी में रखे जाते हैं। अगर बाहर गर्म में रखे तो लाइफ कम हो जाती है। राइट। ऐसे ही भगवान ने ऐसा बनाया है, टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम है स्क्रोटम का,
क्रेमास्ट्रिक मसल्स हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। नोटिस किया होगा गर्मी के दिनों में बॉल्स थोड़ा हैंग हो जाती हैं एंड विंटर्स में थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करके बॉडी की क्लोज आ जाती हैं। ये मसल का अपना टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है जो ये एश्योर करता है कि स्पर्म्स की जो क्वालिटी बने वो बेस्ट बने। बट एज ए ह्यूमंस वी चेंज इट, वी गो अगेंस्ट नेचर। हम इसके साथ थोड़ा चेंज करते रहते हैं। क्या बहुत हैवी कपड़े पहने हैं, गरम रख रहे हैं उसको, अंडरगारमेंट्स टाइट हैं, टाइट क्लोथ्स हैं ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए एक परफेक्ट ड्रेस दिखाने के लिए, तो वी प्रेफर लुंगी। यस, लुंगी इज बेस्ट, यस, नो डाउट। ठीक है, ओके। चलते हैं, क्योंकि अब हम क्वालिटी पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और क्वालिटी पे बात करते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंक करना, अल्कोहल ड्रिंक करना या फिर आप वेप लेते हो तो वो कितना डेंजरस है आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए? स्मोकिंग और अल्कोहल एंड वेपिंग, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ क्रिएट करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो डेंजरस होते हैं, जिससे हमारे टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे डैमेज क्रिएट करेंगे। तो इन सब को लेने से हमारी बॉडी के अंदर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ क्रिएट होती हैं जो हमारे जो नई सेल्स डेवलप हो रही हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स के साथ में। स्पर्म्स हर समय बन रहे हैं बॉडी में, तो वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं ये चीज़ें। इसके साथ साथ स्मोकिंग के साथ में हमारे अंदर में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, हार्ट डिसीजेज़ होती हैं। हार्ट डिसीजेज़ से 10 साल पहले अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है किसी को, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हार्ट का प्रॉब्लम आएगा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल से हमारे लिवर पे फ़र्क पड़ता है, हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, न्यूट्रिशन लेवल डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक दोनों फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड इरेक्टाइल दिस रिप्रोडक्टिव फंक्शन, दोनों को डैमेज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर एक्सरसाइज करी जा रही है 150 मिनट्स पर वीक का एक स्टडी है जो बोलती है अगर एक हफ्ते में 150 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि आप स्मोकिंग करें, वेपिंग करें, अल्कोहल लें और एक्सरसाइज करके कंपनसेट कर दें, क्योंकि आप एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कर रहे हैं, राइट। बाकी के टाइम पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अपना काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली डैमेज कर ही रहे हैं। और बहुत सारे स्मोकर्स आते हैं, एडिक्शन है उनको, वो आते इसलिए कि बच्चा नहीं हो रहा है, ना इरेक्शन आ रहे हैं, और बोलते हैं कि सर ठीक कर दीजिए। कुछ केसेस में रिवर्सिबल होता है, रिवर्स कर पाते हैं हम अपनी मेडिसिन से और काउंसलिंग से, बट बहुत सारे केसेस में हमें भी हार माननी पड़ती है कि इतना क्रोनिक स्मोकिंग हो गई है कि अब इसको ठीक करना मुश्किल है, तो बेटर अवॉइड। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बात करते हैं, ये किसको होता है? तो ये तो हमने मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि किसको होता है, वो आपने थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलिटी से रिलेट करके भी देखेंगे इसको। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और इरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है सेक्स के लिए, वो भी बताएंगे। इरेक्शन इज़ ए बेसिक थिंग, पेनिट्रेट करे बिना प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, ठीक है, नेचुरली। इरेक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, आपका हार्मोनल प्रोफाइल, आपका मेंटल स्टेटस, आपका पार्टनर के साथ बॉन्ड। बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनके अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, तो उसको पार्टनर के पास जाने से पहले कुछ फील नहीं हो रहा है, पार्टनर के पास जाके तो उसको इरेक्शंस नहीं आते हैं, मतलब अराउजल नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ है, जिन्होंने एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन या बहुत सारे स्टीरॉइड्स लिए हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, बिकॉज उनको जो इरेक्शन लाने के लिए बेसिक टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बिल्कुल डाउन पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनके केसेस में ब्लड वेसल्स ख़राब हो चुकी होती हैं। कुछ पेशेंट्स में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड सप्लाई का इशू है या लीकेज हो जाता है, ब्लड रुकता नहीं है पेनिस में। पेनिस में ब्लड तब रुकेगा जब सप्लाई अच्छी हो और बाहर ना जाए, तो वो इरेक्ट होता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। ये फैक्टर अगर अफेक्टेड कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, हार्ट के लिए लेते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, उनसे भी इरेक्शन चला जाता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल, हार्मोनल लेवल और एनाटॉमिकल लेवल, तीनों लेवल पे हमें चाहिए कि फैक्टर्स ठीक हों, तब इरेक्शन अच्छे होंगे। कई बार प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमें इरेक्शन नहीं आ रहा है,
अब क्या होता है ना कि कपल में एक जब क्लोजनेस आई, परफॉर्म किया, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, डक पे आउट हो गए, दोबारा कोशिश की, फिर नहीं अच्छा परफॉर्म हुआ, धीरे धीरे करके मल्टीपल टाइम्स जब एक मेल का ईगो हर्ट होता है, जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है पार्टनर को, या पार्टनर की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आ गया, तो उसका ईगो शैटर्ड हो जाता है। उसको ऐसा लगता है ना मैं जाऊंगा परफॉर्म करने, ना मेरी इंसल्ट होगी। जब वो परफॉर्म करने से बचने लगता है तो उसको सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंग्जाइटी कि मैं फेल हो जाऊंगा, साइकोलॉजिकली ब्रेन से कनेक्शन एंड जो दिस था वो इज टूट गया। ऑल्सो वेरी कॉमन। अच्छा। तो प्राइमरी रीज़न है टाइमिंग, लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हमारा इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं पेशेंट से हम, तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, हनीमून पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तब से ये स्टार्ट हुआ और अभी तक चला आ रहा है। परफॉर्म नहीं करेंगे, पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो फिर बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। ओके। इससे पता चलता है कि इनफर्टिलिटी हो गई। तो कई बार क्लिनिक में ऐसे कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि साहब हमारा सर बच्चा नहीं हो रहा है और टेस्ट कराए थे, ये सब नॉर्मल आ रहा है। फिर पूछने पे, पोक करने पे पता चलता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। दे आर लिविंग जस्ट लाइक रूममेट्स, दे आर नॉट हैविंग फिजिकल बॉन्ड। ओके। फिजिकल बॉन्ड के बिना तो कैसे प्रेगनेंसी आएगी? ओके। अच्छा, इरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है किसी को तो उसमें, और जो एक वहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो हमने, क्योंकि आपने बोला कि हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने पार्टनर को, तो सेटिस्फैक्शन का मेडिकल टर्म्स में कोई डेफिनेशन है? सेटिस्फेक्शन का, दोनों पार्टनर के सेटिस्फेक्शन का मतलब है दोनों को ऑर्गेजम अचीव हुआ। मेल का ऑर्गेजम थोड़ा बायोलॉजिकली जल्दी अचीव हो जाता है, फीमेल का ऑर्गेजम नेचुरली इट्स लिटिल लॉन्गर देन अ मेल। लेकिन फोर प्ले, दोनों के बीच की इंटीमेसी, ये सब डिसाइड करती है सेटिस्फेक्शन लेवल को। पेनिस साइज को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि पेनिस साइज बड़ा होगा तो पार्टनर सेटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं है। पेनिस की एवरेज इंडियन पेनिस की लेंथ है 4.5 टू 5.5 इंचेस। इंडियन फीमेल की वेजाइनल लेंथ इज 3 टू 4 इंचेस। तो जो एवरेज लेंथ है मेल पेनिस की, विच इज़ लॉन्गर देन द फीमेल वेजाइना। ओके। और जो नर्व एंडिंग्स हैं जिसमें ये ऑर्गेजम सेंस करने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, वो वेजाइना के आगे के 1/3 हिस्से में है। ओके। 1/3 एरिया में। ओके। तो पेनिस अगर डीप जा रहा है तो वो एक ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ सेंसेशन नहीं हो रहे हैं। ओके। जो ऑर्गेजम फील होगा वो आगे की वेजाइना के 1/3 पार्ट में ही होगा। ओके। अगर पेनिस की लेंथ अगर कम भी है तो वो उस एरिया को तो टच कर ही रहा है जो कि सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाएगा और ऑर्गेजम सेंस कराएगा। ओके। तो साइज डज नॉट मैटर, ओवरऑल एक्ट मैटर करता है, जिसमें आपकी इंटीमेसी, पार्टनर का इमोशनल कनेक्शन आपके साथ में, और आप कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फोर प्ले में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये भी था कि फोर प्ले क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा? फोर प्ले से ऑर्गेजम अचीव करने के लिए प्राइमिंग होती है। ऑर्गेजम आना आसान होता है अगर फोर प्ले बहुत लंबा है एंड एक अच्छे ढंग से किया गया है। अलॉन्ग विद हमारी बॉडी के नेचुरल सिक्रीशंस, लुब्रिकेंट्स रिलीज होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो कि सिक्रीशंस बनाती हैं जिससे पेनिट्रेशन को और प्लेफुल बना सकते हैं। तो अगर फोर प्ले बहुत कम है, तो वेजाइना ड्राई है या पेनिस ड्राई है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, पेनफुल होगा, प्लेजर कम होगा, ऑर्गेजम देर से आएगा या नहीं भी आएगा। ओके। पार्टनर को दिक्कत हो सकती है। इससे फोर प्ले से इन सब चीज़ें को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। नो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड इफ फोर प्ले इज गुड। पार्टनर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट, इट्स मेंटल एंड फिजिकल बोथ। ओके। 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 तो आपको एक बॉन्ड बनाना, प्लेफुल होना, हंसना, रोमांटिक होना जरूरी है, तभी पार्टनर सेटिस्फाई होगा। कनेक्शन तभी ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आपकी कनेक्टेड है और फिर जाकर वो मेल फर्टिलिटी पे आके रुक जाती हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनके बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या फिर भी वो फादर बन सकता है? यस, डेफिनेटली बन सकता है। इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्म्स नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट में देखा इरेक्शन नहीं आ रहा है बट स्पर्म टेस्ट कराया, सीमेन एनालिसिस कराया, बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट्स को इनिशियल लेवल पे ट्रीट ऐसे करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। इट कुड बी विद द साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, काउंसिल करके,
उनका एंग्जाइटी लेवल कम करके। अगर थोड़ा ज़्यादा इश्यूज़ है तो हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे टेडेलाफिल, सिल्डेनाफिल, अवानाफिल, वो पेशेंट प्रोफाइल देख के हम वो मेडिसिन देते हैं। हाँ, ये नोट कर लीजिएगा कि ये दवाइयाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से हैं। अगर आपको लेना है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर यस कंसल्ट डेफिनेटली, करिएगा। क्योंकि वो पेशेंट प्रोफाइल देख के दी जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं दवाइयों के, किसके लिए क्या सेफ़ है वो डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। राइट। तो वो दवाई दे के उनके इरेक्शंस को थोड़ा पोटेंशिएट कर सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आए और जैसे बंद मशीन है वो चालू हो जाए। ओके। तो उससे फिर हो जाता है। या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पाइनल इंजरी हो गई इसकी वजह से, या वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी हैं, उसकी वजह से इरेक्शन नहीं आ पा रहा है। उन पेशेंट्स के लिए वैक्यूम डिवाइसेस होती हैं, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं जो पेनिस में इरेक्शन ला सकते हैं। मल्टीपल लेवल पे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो पेनिस में बिफोर एक्ट लगाए जाते हैं और इरेक्शन अच्छा आता है, एंड इंटरकोर्स के बाद में उनका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो लोग नेचुरली ऐसे कंसीव कर सकते हैं कि इरेक्शन में डॉक्टर सपोर्ट कर दें। ओके। फिर भी कुछ पेशेंट्स इन चीज़ों के लिए विलिंग नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमारा एडजस्टमेंट लाइफ में पार्टनर के साथ हो गया, हम ऐसे ही रह लेंगे, बट आप हमें प्रेगनेंसी दिलवा दीजिए। उनका मोटिव सिर्फ प्रेगनेंसी पे शिफ्ट हो जाता है रादर देन मैरिड लाइफ को कंज्यूम करने में। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके टेस्टिस से स्पर्म्स को विड्रॉ कर सकते हैं। टीसी या टीसा मेथड्स होते हैं जिसमें से टेस्टिस से या एपिडिडमिस से हम स्पर्म्स निकाल के और एग के साथ करा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें बायोलॉजिकली जो बच्चा होगा वो जेनेटिकली फादर का ही होगा, लेकिन उसमें डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, और ये प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम स्पर्म अगर अर्ली एज पे करना हो, क्योंकि जैसे ओवरीज का हमने सुना हुआ है कि ओवा प्रिजर्वेशन आजकल बहुत इन है, बिकॉज फीमेल इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। उनको आगे जाके फ्यूचर में डिसाइड करना है कि उनको बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, बट नॉट एट द राइट टाइम। लेकिन फीमेल के पास तो लिमिटेड टाइम है एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मेल में एज के साथ में स्पर्म्स में डिफेक्ट आने लगते हैं। ओके। तो जो 40 के ऊपर मेल हैं उनको एडवाइस किया जाता है, अगर दे आर प्लानिंग लेट इन देयर लाइफ तो दे शुड प्रिजर्व देयर सीमन एज वेल। कब तक कर लेना चाहिए? 40 के एज तक डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब अभी नहीं कर पाए हैं बच्चे तो हम सीमन प्रिजर्व कर लेते हैं। और इसमें क्या खर्चा आता है? बहुत ही कम खर्चा आता है। डिपेंड करता है कि किस सेंटर में हम स्टोर कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स के अपने अपने लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो इनको एक सब ज़ीरो टेम्परेचर पे स्टोर करता है, कोई डैमेज नहीं होता, और जब यूज़ करना होता है तो इसको हम थॉ कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं? यस यस यस, बट मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी मैटर करती है। वो हर ईयरली एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, हर एक सेंटर की अलग होती है। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर। ये क्यों होता है? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसे कि मैंने बोला बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मेल बात नहीं करते हैं, लेकिन बोस्ट सबसे ज़्यादा इसी बारे में करेंगे। 10 दोस्तों में से 8 दोस्त तो बोलेंगे कि जिनको प्रॉब्लम है कि क्या कैसा रहता है तेरा परफॉर्मेंस, तो बाकी के जिनका भी ख़राब है वो सब बोलेंगे मैं तो आधा घंटा करता हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं तो टाइगर हूँ, मैं तो थका देता हूँ, इस तरह की चीज़ें वो बोलेंगे। लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग होती है। ओके। सबका, ऑलमोस्ट सबका परफॉर्मेंस ख़राब ही हो रहा होता है। ओके। वो कहीं ना कहीं किसी से या रील्स में या इंटरनेट पे वो सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे ठीक करेंगे। आजकल रील्स पे बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, गुरु हैं। तो अभी एक पेशेंट आया था तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए क्योंकि वो काढ़ा पी रहा था। ओके। काढ़ा कहाँ से पिया उसने? रील्स में देख के कि उसमें ये डालना है, उसमें ये डालना है, उसमें ये डालना है, और वो 2 महीने से पी रहा था। उसको अल्सर्स बन गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा, एंडोस्कोपी की गई, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने मेरे पास भेजा फॉर द राइट ट्रीटमेंट कि उसको समझ में आए। ओके। तो रील से ट्रीटमेंट करना कई बार डेंजरस भी हो जाता है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए अगर जो लोग परेशान हैं उनको सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। बात करके भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जिन प्रैक्टिसेस को करके वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, और जब चीज़ें इनसे नहीं मैनेज हो रही होती हैं तो फिर कुछ दवाइयाँ हैं। ओके। उन दवाइयों के रेस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी हद तक पेशेंट सेटिस्फाई रहते हैं एंड दे लिव ए नॉर्मल हैप्पी मैरिड लाइफ। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैरिड लाइफ के बाद अगर लोग मास्टरबेट करते हैं
तो वो भी इनफर्टिलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है? नहीं, इट्स अ मिथ। ओके। मैस्टरबेट करना इनफर्टिलिटी पैदा करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमन के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो हर समय बन रहे हैं। ओके। इजैकुलेट कर दिया, दोबारा बन रहे हैं, फिर निकल रहे हैं। इजैकुलेट कर देने से ना तो एनर्जी लॉस हो रहा है, ना न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है, ना इनफर्टिलिटी आ रही है। कहीं भी किसी तरीके से ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड पे। आपने इजैकुलेट कर लिया अपने आप से, तो आपको पार्टनर में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आपको लगेगा मैं तो आई एम डन, आई डू नॉट वांट टू परफॉर्म अगेन। दूरी बनती जाती है। एक साइकोसेक्सुअल बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अपने आप को खुश करने का तरीका अलग है, तो पार्टनर में खुशी नहीं मिलती है। लगता है ये तो बोरिंग हो गया, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपके अंदर के इमेजिनेशन है, लाइक एनिमेशन मूवी। आप कुछ भी स्टिमुलेटरी ऑब्जेक्ट्स यानी वीडियोस, लिटरेचर, कुछ भी देख के इमेजिन कर सकते हैं और फिर रियल वर्ल्ड से कनेक्शन हटने लगता है। बस इतना सा मैस्टरबेशन का साइड इफ़ेक्ट है, बट इनफर्टिलिटी नो। नाइट फॉल का क्या रीज़न होता है? बहुत दिन तक जैसे नहीं परफॉर्म किया, ना इजैकुलेट किया, तो एक लॉन्ग टर्म तक सिक्रीशंस बॉडी के अंदर जो नेचुरल साइकिल है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो तो चल रही है। बॉडी के अंदर कोई स्टोर रूम नहीं है जहाँ पे कि बना और स्टोर कर दिया, वहाँ से बॉडी ने रिसाइकिल कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो स्टोर रूम नहीं है कोई बॉडी में। तो एक स्मॉल कैपेसिटी है, जितना बना वो निकलना चाहिए, राइट, तभी नया बनेगा। अगर वो नहीं निकलेगा, आप नहीं निकालेंगे, तो प्रकृति निकालेगी। तो रात में इरोटिक कुछ ड्रीम आएगा एंड यू विल फील लाइक यू आर हैविंग इट एंड यू आर परफॉर्मिंग, और इजैकुलेट हो जाएगा। इट्स अ बॉडी क्लीनिंग मैकेनिज्म। Okay. It has nothing to do with any disease or any abnormal behavior. Okay. अब बहुत सारे लोग कंसीव करने के लिए अब प्लान करते हैं कि हम इस टाइम पे करेंगे, शादी के 4 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे जैसे भी करना चाहते हैं। अब कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे मिथ हैं, मेरे ख्याल से अलग अलग लोग इंटरनेट के ऊपर गूगल करते हैं कि आप पेनिट्रेट करने के बाद फीमेल पार्टनर अपने लेग्स को ऊपर कर ले या कुछ ऐसा कर ले, तो क्या ऐसा कुछ करने से कंसीव आराम से हो सकता है बेबी? नो, लेग ऊपर करना इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। पोजीशंस का कोई रोल नहीं है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने में। ओके। प्रेगनेंसी लाने के लिए एक अच्छा सीमन होना, राइट टाइम पे परफॉर्म करना, जब ओव्यूलेशन हो रहा हो उस टाइम पे ओवा और स्पर्म को मिलना है। ओवा निकलने के टाइम पे परफॉर्म किया गया है, इंटरकोर्स किया गया है, तो स्पर्म के चांसेस हैं कि वो एक ओवा को मिल पाएगा और एक एम्ब्रियो बन पाएगा। ठीक है। ये करने के लिए एक अच्छा सीमन होना चाहिए, फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे होना चाहिए, ओवा की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। नेचुरल एक्ट ऑफ इंटरकोर्स होना ज़रूरी है, ना कि पोजीशन या पैर को ऊपर रखना, ये मैटर नहीं करता है। टाइमिंग भी मैटर नहीं करता है कि कितना देर तक इंटरकोर्स किया। ओके। जितना सीमेन प्रेगनेंसी के लिए चाहिए उतना वो पोस्टीरियर साइड ऑफ वेजाइना में पीछे की तरफ पूल हो जाता है। वहाँ से बॉडी में चेंजेस आते हैं और स्पर्म्स का अंदर जाना शुरू होता है। अगर इजैकुलेट वेजाइना के बाहर ही कर दिया है, जैसे कि प्रीमैच्योर में हो गया, तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। बस ये सारे मैटर ओके। इम्पोर्टेंट। तो राइट टाइम क्या होता है, मतलब लाइक टाइम एज इन कंसीव करने के लिए कब सेक्स करना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं इसको। रोज इंटरकोर्स करना ज़रूरी नहीं है, राइट टाइम पे हिट करना ज़रूरी है। ओवुलेशन मिड साइकिल में होता है फीमेल की। ओवुलेशन को पता करने के लिए बहुत सारे किट्स आते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सर्वाइकल म्यूकस का चेंजेस आते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। तो ओव्यूलेशन का टाइम अगर फीमेल को पता हो, उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अगर इंटरकोर्स का जो विंडो है, ये फर्टाइल विंडो है, इसमें अगर इंटरकोर्स करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एवरी ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं प्रेगनेंसी आने के। स्पर्म करीब 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा रह सकता है, तो 3 दिन मान के चलते हैं, और ओवा 24 से 36 घंटे के लिए ज़िंदा रह सकता है। तो अपने पास 4-5 दिन का समय है जिसमें ये दोनों अगर मिल गए तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सेक्स हाइजीन के ऊपर बात करते हैं। आजकल लोग ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सेक्स टॉयज़ इस्तेमाल करते हैं,
फिंगरिंग करते हैं आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तो क्या इससे कुछ हार्म होता है बॉडी में? बॉडी में हार्म नहीं होता है इन चीज़ों से, बिकॉज अभी हमारे यहाँ पे फोकस लाइफ को पहले एक लग्जरी लाइफ बनाना है, फिर शादी करना है या फिर पार्टनर ढूंढना है, उस पर ज़्यादा है। तो राइट टाइम पे पार्टनर नहीं मिलेगा तो दीज आर ऑल्टरनेटिव मैथड्स टू सेटिस्फाई सेक्शुअल नीड्स। लेकिन रिप्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है, जैसे जेली, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स, ये सब यूज़ करेंगे तो दीज आर स्पर्मिसाइडल, यानी कि स्पर्म्स जो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, उसके साथ अगर कोई केमिकल टच हो रहा है तो स्पर्म मर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके। तो अगर कोई भी कपल न्यूली मैरिड है और प्लानिंग फॉर किड्स, अगर वो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं तो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे। वी रिसेंटली एक कपल आया था, वो बोलते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी इन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल थिंग्स वाइल हैविंग सेक्स। ओके। डिफरेंट फ्लेवर्स एंड स्मेल की वो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। ये सब हिस्ट्री में हमें पता चला कि उनको इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसका रीज़न ये हो सकता है। वो यूज़ कर रहे थे, उससे उनके जो सीमन था लैब रिपोर्ट में एकदम नॉर्मल आता था। ओके। फीमेल के सारे फैक्टर्स नॉर्मल थे, ट्यूब्स एकदम नॉर्मल हैं, ओवुलेशन टाइम पे हो रहा है, वो इंटरकोर्स भी टाइम से कर रहे हैं ओवुलेशन के टाइम पे, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। अननोन फैक्टर समझ के बहुत सारे लोगों ने ट्रीट किया। जब वो मेरे पास ओपीडी में आए तो मैंने हिस्ट्री ली तो उनसे पता चला कि दे आर यूजिंग सम आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स। अच्छा। वो लुब्रिकेंट्स उनके स्पम्स को डैमेज कर देते थे वेजाइना में, और जो अच्छे स्पम्स हैं वो वहीं बाहर ही मर जाएंगे, तो अंदर ओवा तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। 4 years से दे वर स्ट्रगलिंग। उनका ये फैक्टर हटाया, 3 महीने बाद दे केम विद द गुड न्यूज़। अच्छा। सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया और प्रेगनेंसी आ गई। ओके। तो सवाल एक ये भी है कि अगर ये ल्यूब्रिकेंट इतना हार्मफुल हैं तो ये बन क्यों रहे हैं और ये ड्रग अथॉरिटी ने अलाउ कैसे किए हुए हैं? दे आर नॉट हार्मफुल। ओके। इंटरकोर्स का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगर प्रेगनेंसी लाना है तब तो डेफिनेटली दे आर हार्मिंग द प्रेगनेंसी वाला पोटेंशियल को, बट दे आर नॉट हार्मिंग पर्सन। प्लेजर तो उतना ही आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, खुशबू आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, प्लेफुल हो पा रहे हैं, दे आर एंजॉइंग दैट। ओके। लेकिन अगर इंटेंशन फर्टिलिटी है, कंसीव करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। कुछ कपल्स में एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि कोई डीओ से, स्प्रे से होती है। इसी तरह से लुब्रिकेंट से भी प्राइवेट पार्ट पे रैशेस होना, इन्फेक्शंस हो जाना, जलन होना, ये भी होता है। तो अगर ऐसा है तो उसको इन्फेक्शन ना मान के वो केमिकल हटा दिया जाए वहाँ से, तो भी बहुत सारे कपल्स ठीक हो सकते हैं। ओके। गायनी चेकअप में जा रही हैं फीमेल की, मैं जब भी सेक्स करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, जलन होती है। हिस्ट्री लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ एक बॉन्ड और खुल के बात करना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। एनल सेक्स अगर लोग करते हैं या फिर ओरल सेक्स करते हैं अगर उससे, तो क्या उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्योंकि कई बार देखा है कि लोग माउथ में सीमेन चला जाता है फीमेल पार्टनर के, तो क्या उससे भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं? नो, सीमेन इज़ नॉट इन्फेक्टिव। सीमेन से कुछ ऐसे ओरल इंटरकोर्स में पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इफ़ दे उसको अंदर भी सॉलो कर लेते हैं तो भी कोई हार्मफुल नहीं है। इट्स न्यूट्रिएंट रिच, फ्रक्टोज रिच फ्लूइड। किसी को अनहाइजीनिक तो लग सकता है। सॉरी, इसका कोई बेनिफिट है? नो, बेनिफिट भी नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है कि इसको एज ए न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। मतलब ठीक है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन यस, हार्मफुल नहीं है। अगर पार्टनर आपका क्लियर है, मतलब उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, तो अगर हर्पीज जैसे इन्फेक्शंस हैं तो दे कैन ट्रांसमिटेड टू द पार्टनर। तो पार्टनर का प्रोफाइल भी चेक करना चाहिए। राइट। आप ये भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल देखने में। खैर ठीक है, अगर मान लीजिए अब हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। एक तो ये मल्टीपल पार्टनर से हो सकती हैं, और कोई रीज़न भी हो सकता है? यस, और भी रीजंस हैं। जैसे मल्टीपल पार्टनर्स में होना कॉमन है, लेकिन और भी जैसे कि कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लिए, जैसे कि प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए किसी और ने, जैसे हॉस्टल में रहने वाले लड़के होते हैं, कभी एक दूसरे का यूज़ कर लिया। दैट कैन ऑल्सो, जैसे कि वॉर्ड्स हो सकते हैं एक रेज़र का इस्तेमाल करने से, तो ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन हो सकता है। तो
और भी छोटे छोटे मेथड्स हैं जिनसे ये ट्रांसमिट होती हैं, तो हाइजीन रखना इम्पॉर्टेंट है और क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करना ज़रूरी है। अच्छा, हाइजीन में क्या प्यूबिक हेयर रखने चाहिए या फिर प्यूबिक हेयर हटा सकते हैं? ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है लोगों की, बट आइडियल इज़ टू ट्रिम दैम, नॉट शेव दैम। ओके। छोटा एक स्टबल छोड़ना इट्स रिकमेंडेड। शेव करने से वहाँ की जो प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस वो शेड हो जाती है, ग्लैंड्स के जो ओपन हो जाते हैं पोर और स्किन के बैक्टीरिया जा सकते हैं। इसलिए रेज़र यूज़ करने के बाद में बॉइल्स होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसलिए इट्स रिकमेंडेड टू ट्रिम देम रादर देन शेव। प्यूबिक हेयर क्यों होते हैं? इट्स ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट्स ए बायोलॉजी। जैसे बियर्ड होती है ऐसे प्यूबिक हेयर है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। उसका कोई रिलेशन है फर्टिलिटी या फिर नॉट एट ऑल, बट इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट का हार्मोन प्रोफाइल कैसा है। अच्छा। जिन लोगों को हाइपोगोनेडिज्म है, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ईस्ट्रोजन लेवल हाई है, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि बियर्ड, वॉइस, प्यूबिक हेयर ये कम मिलेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये कई बार देखा गया है कि मुस्लिम्स में तो सर्कमसिजन होता ही होता है, लेकिन कई सारे मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने बाद में जाके सर्कमसिजन करवाया। तो इसका ज़रूरत क्यों होती है? एक तो पहली बात ये है, मुस्लिम्स में हमेशा ही एक तो ऐसे मैंडेटरी बोल दिया गया है कि ये करवाना ही है आपको, या हमारे यहाँ कहा जाता है सुन्नत है। तो ये क्यों होता है, क्या ज़रूरत है इसकी? पेनिस का जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर एक कवर है फोर स्किन, हाँ, उसको हटाने को बोलते हैं सर्कमसिजन। ओके। सर्कमसिजन करने से पेनिस की हाइजीन अच्छी रहती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। मुस्लिम्स में रिचुअल वे है करने का, राइट। लेकिन हिंदूज़ में या जिन लोगों में नहीं सर्कमसाइज्ड है उनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं हाइजीन को मेंटेन करने में। ओके। ग्लैंड्स के ऊपर वाइट एक लेयर जम जाती है विच इज़ कॉल्ड स्मैग्मा। ओके। अगर वो क्लीन ना किया जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन, इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस वो रहती है। एक फाउल स्मेल आती है, पार्टनर को उससे कंप्लेन हो सकती है। स्किन का एक इलास्टिसिटी होती है फोर स्किन की, जैसे पेनिस का साइज़ बढ़ता है इरेक्शन के टाइम पे, उस स्किन की इलास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उसके आगे और पीछे जा सके ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। अगर उसकी इलास्टिसिटी कम है और ग्लैंड्स मोटा हो गया है तो स्किन ऊपर नीचे नहीं जाएगी, तो पेनिट्रेशन के टाइम पे जब फ्रिक्शन होगा वेजाइनल स्किन का और पेनिस की स्किन का, तो वो स्किन कटने लगेगी, दर्द होगा उसमें। दर्द की वजह से पार्टनर को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेल को लगेगा कि उसको दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो इरेक्शन चला जाएगा। कई सारे पेशेंट्स फाइमोसिस जिसको कंडीशन को, मतलब छोटा स्किन हो गई है फोर स्किन, उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हर बार पेन होता है, उनके मन में भय बैठ जाता है, फियर हो जाता है कि मैं जब परफॉर्म करूँगा मुझे कट्स पड़ेंगे तो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मुझे दर्द होगा। पार्टनर केयरिंग होती है, बोलती नो बेबी इट्स ओके। इस तरह से बहुत गैप हो जाता है। तो हाइजीन एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से सर्कमसिजन कंसीडर किया जाता है। ओके। जैसे जैसे डायबिटीज़ का केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, इंडिया इज़ ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, राइट। जैसे जैसे ये डायबिटीज़ केसेस बढ़ रहे हैं, यूरिन में मीठा जाने से, यूरिन मीठा हुआ, पेनिस के टिप पे लगा यूरिनेशन के बाद में, वहाँ सब क्लिनिकल लेवल पे बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रो करते रहते हैं। ओके। वहाँ पे हल्का रेडनेस, हल्की ईचिंग, और जो अवॉइड कर रहा है मेल, स्किन धीरे धीरे हार्ड होती जाती है, इलास्टिसिटी कम होती जाती है, पेनिस के ऊपर चढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, फाइमोसिस ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक पहुंच जाती है। ऐसी कंडीशंस में इनिशियली अगर पता चल जाए तो दवाइयों से इन्फेक्शन कंट्रोल करके स्किन को वापस से इलास्टिसिटी दे सकते हैं, लेकिन ग्रेड 2 के बाद में, ग्रेड 2, 3 एंड 4 फाइमोसिस में बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू सर्कमसाइज। ओके। ये एक रीज़न पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात किसी को मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगी, जो आपके पास आ रहा होगा, या तो गूगल करने पे भी आई गेस नहीं मिलेगी ये बात तो मुझे। पेरेंट्स में और बेटे में, मतलब पिताजी और बेटे के बीच में अभी भी इंडिया में कम्युनिकेशन गैप बहुत है। राइट। बेटे को कोई सिखाता नहीं है कि बेटा कैसे प्राइवेट पार्ट क्लीन करना है। मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने कभी पेनिस खोल के ही नहीं देखा होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये स्किन पीछे भी जाती है, कभी खोला ही नहीं, कभी साफ़ किया ही नहीं। उनको किसी ने बोल दिया कि बेटा वहाँ पे हाथ मत लगाना, साबुन मत लगाना,
दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने कभी साफ़ किया नहीं। धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बिल्ड हुआ और जब शादी हुई तो पता चला खुल ही नहीं रहे, फिर सर्जरी करनी पड़ तो रही। इसी के कंटिन्यूएशन में एक सवाल ये कि जो आपने बोला कि हाइजीन की भी ज़रूरत होती है, साबुन नहीं लगाने की बात कर रहे थे आप, तो कैसे क्लीन किया जाए जिन्होंने सर्कमसाइज नहीं कराया हुआ है? एवरीडे नहाते समय पेनिस को ओपन करना है, नहाना स्टार्ट करना है। जो नॉर्मल नहाने का साबुन है, बहुत ज़रूरी नहीं कि कोई एंटीसेप्टिक सोप लिया जाए, नॉर्मल नहाने का जो साबुन है उसको थॉरोली वहाँ लगाएं, जेंटली रगड़ के साफ़ करें, वहाँ पे जो भी चिपकी हुई लेयर है उसको हटाएं और खुला ही छोड़ें। पानी डालें, साफ़ होने दें, पूरा क्लियर हो जाए, जेंटली टॉवल से वाइप करें। जस्ट लाइक योर फेस, चेहरा जैसे धोना है ऐसे ही पेनिस को धोना है खोल के, फिर क्लोज करें, चलें। अच्छा डॉक्टर अतुल, ये बताइए, अब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होता जा रहा है इंडिया में, इसकी वजह से क्या मेल फर्टिलिटी पे असर पड़ता है कुछ? डेफिनेटली ओबेसिटी से मल्टीपल फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। जैसे कि बॉडी मोटी हो गई तो टेस्टिकल्स एक फैट के कुशन के बीच में दबे हुए हैं, टेम्परेचर हाई है, नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म फेल हो गया मोटा होने से। दूसरा, फैट बढ़ गया, फैट में होता है एरोमेटेज, टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज से कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। ईस्ट्रोजन इज ए मोर ऑफ ए फीमेल हार्मोन। ओके। FSH LH 2 हार्मोन हैं जो टेस्टिस को प्रेरित करते हैं स्पर्म्स बनाने के लिए, उनका लेवल डाउन हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया यानी संख्या कम होना स्पर्म्स में फर्टिलिटी अफेक्ट कर देता है। नंबर कम तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो मोटापे से ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर करते हैं अपने स्पर्म की क्वालिटी को। तो क्या खाना चाहिए, क्या खाएं जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी बेटर हो जाए, स्पर्म काउंट बेटर हो जाए? क्या करना चाहिए उसके लिए? कोई ऐसा सुपर फूड नहीं है कि स्पर्म क्वालिटी को रातों रात बढ़ा सकते हैं या कुछ दिन खाएंगे तो स्पर्म्स एकदम बढ़िया हो जाएंगे। ये आपकी रोज़ की दिनचर्या में होने वाली चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे विटामिन C चाहिए, E चाहिए आपको, कार्निटीन चाहिए, लाइकोपीन, ये सब बेसिक सी चीज़ें जो हमारे खानों में होती हैं। टमाटर इज़ द बेस्ट थिंग, पम्पकिन सीड्स, नेचुरल फूड्स जैसे फ्रूट्स खाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे स्पर्म्स को स्ट्रेंथ देते हैं, मोटिलिटी देते हैं। तो खाने की क्वालिटी वही है, दिन में जो आपको माँ ने बोला कि बेटा ये अच्छी चीज़ें हैं वो खा लीजिए, समझिए आपका काम हो गया। ऐसा कोई सुपर फूड जो रील में देख के कि ये भिगो दो, वो क्रश कर लो, इसको इतना घंटे बाद लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, जला के लेना है, फूंक मार के लेना है, सब बेकार है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल और अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वैसे तो अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो आप स्मोक के बिना भी स्मोक तो कर ही रहे हो। डेफिनेटली इट्स अफेक्टिंग। इसीलिए NCR रीजन में इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं। आप NCR में देखेंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आर ओपनिंग लाइक मशरूम्स। लेकिन एक फैक्टर पॉल्यूशन तो है ही और लाइफस्टाइल भी है, स्मोकिंग भी अच्छा, है। एक एनर्जी ड्रिंक की बात हो रही थी कि अगर हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें ज़्यादा शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है, तो क्या उसके भी इफ़ेक्ट होते हैं आपकी मेल फर्टिलिटी पे? फर्टिलिटी पे डायरेक्ट कोई असर ऐसा नहीं पड़ता, लेकिन शुगर कंटेनिंग एंड प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग ड्रिंक्स सब कुछ हमारी बॉडी में जाके हमारे नेचुरल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। दीज आर लाइक टॉक्सिन्स। तो स्लो लेवल पे टॉक्सिन्स बॉडी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी। इट्स लाइक एडल्ट्रेटेड फूड, जैसे कि स्मोकिंग से हो रहा है, वही सारे इफेक्ट आएंगे। अगर और परफॉर्मेंस, सेक्स परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है। कई सारे लोग एनर्जी बूस्टिंग के लिए जिम में जाने से पहले जैसे प्री वर्कआउट्स एंड ऑल वो सब लेते हैं, तो उससे उनको लगता है कि दे आर पम्प्ड अप, बट व्हेन दे गो टू द पार्टनर उनको लगता है लो एनर्जी है, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अगले 15 मिनट के लिए। ये जिम वाले आजकल L-अर्जिनिन भी लेते हैं, ये क्या होता है? L-अर्जिनिन इट्स नेचुरल सप्लीमेंट जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है पेनिस के लिए। अच्छा, इट्स ए गुड थिंग, देयर इज़ नो हार्म। लेकिन कितना डोज में लेना है, कब लेना है, ये सब पता नहीं होता है जिम वालों को। अच्छा, वो बस रील देख के और ऑनलाइन गुरुज से कुछ समझ लेते हैं और कितना डोज में ले रहे हैं, या तो वो कम डोज में ले रहे होते हैं तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, अरे मेरे पैसे भी चले गए और कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, या फिर वो ज़्यादा ले लेते हैं
और हर चीज़ की ज़्यादा वैसे मात्रा इसका toxicity। पर्पस क्या होता है एग्जैक्टली? पर्पस क्या होता इट है? इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द माइक्रो वेसल्स, जिससे जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, हाँ। जिनका पेनिस में इरेक्शंस अच्छे नहीं आते हैं, उनके लिए ये अच्छी तो ये चीज़ है। स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए है? नहीं नहीं, इट्स ए न्यूट्रिशनल हाँ। सप्लीमेंट हाँ, विच ये पूरी इंक्रीजेज बॉडी ब्लड के लिए। सर्कुलेशन टू द माइक्रो वेसल्स। ओके। छोटी छोटी नसों में जहाँ पे ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए है ये। ओके। और पेनिस में ब्लड का ही सारा खेल है। पेनिस में ब्लड जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अंदर इकट्ठा होता जाएगा, पेनिस का साइज बढ़ता जाएगा। अब जैसे कई बार ये होता है कि ऐसे न्यूज़ आते हैं कि किसी ने सेक्स को अच्छा करने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए मेडिसिन्स खा ली, जिससे कि इरेक्शन रह ही गया, वो गया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड प्रायापिज्म। अगर बहुत लंबे समय तक ब्लड पेनिस में भरा रहे तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाएगा। जो पेनिस का टिश्यू है उसको फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा है, क्योंकि दवाई खाई है, वेसल्स ब्लॉक हैं, आर्टरी से ब्लड गया और वहीं रुका हुआ है। ब्लड टिश्यू डैमेज होने लगता है, पेनिस का टिश्यू। फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वहाँ का टिश्यू डैमेज हो रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत आपको नियरेस्ट सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, जिससे पेनिस को वो नॉर्मल कर सके। अगर उसमें ब्लड पूल रह गया, परमानेंट डैमेज हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फॉर द लाइफ लॉन्ग हो सकता है। तो उसमें टाइम क्रूशियल है, तुरंत रीच आउट करना है नियरेस्ट सर्जन को और कंडीशन बतानी है। अगर रात का वक्त है, नहीं मिल पा रहे हैं कहीं पे, तो इमरजेंसी जाएं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में। वहाँ पेनिस से वो ब्लड निकाला जाएगा, पेनिस को रिवाइव करा जाएगा, और आप अगर टाइमली चले गए तो परमानेंट डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये जो सेक्स करने का तरीका है, लोग बी ग्रेड फिल्म्स या फिर पॉर्न, इसको देख के करते हैं। सही तरीका क्या है? कहाँ से सीखें सेक्स करना? सेक्स करने का सही तरीका सिर्फ बाय द बुक्स नहीं जा सकते। रील्स पे ना जाएं, आप पार्टनर की विश देखें। पार्टनर किससे खुश है उसकी खुशी ढूंढें। पोजीशंस आप खुद बना लेंगे। ओके, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा या ऐसा करेंगे, आप सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन ना देख के, अगर पार्टनर के लिए डिवोटेड हैं, वो कैसे खुश हो रही है, तो आप किसी भी पोजीशन में एंजॉय करेंगे। डॉक्टर अतुल, ये बताइए कि कई बार हमारे ट्रेडिशंस में, इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से देखें तो हमेशा ये बोल दिया जाता है कि फीमेल की फर्टिलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि मेल तो हमेशा ही अच्छा काम कर सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ऐसा है कि ये सिर्फ मिथ है? रिसेंट डेटा कहता है कि इनफर्टिलिटी में आइदर सोलली और इन कॉम्बिनेशन विद फीमेल 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेल का है। ओके। विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और आदमी कभी भी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि वो उसकी वजह से कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। ईगो इश्यूज। ईगो इश्यूज। पेशेंट आते हैं 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल, फीमेल का वर्कअप हो रहा है, 50 डॉक्टर को दिखाया, A to Z टेस्ट 10 टाइम्स करा लिए, लेकिन क्या नहीं कराया? अपना सीमन टेस्ट। मेल का ईगो इतना ज़्यादा है अभी भी कि वो टेस्ट कराने से बचते हैं, जबकि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अगर वो अपना सिंपल सा सीमन टेस्ट करा लेते तो वो फीमेल बच जाती, जिसको इतना सोशल प्रेशर, इतने सारे ताने और इतने सारे ब्लड अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल बर्डन तो डालता ही है, लेकिन एक फीमेल के लिए साइकोलॉजिकल कितना बड़ा स्ट्रेस है कि हर दिन उसको इन क्वेश्चन से गुजरना पड़ता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। सही बात है, राइट। जबकि कंट्रीब्यूशन मेल का 50% है ऑलमोस्ट। हाँ, आपने बोला 50% है। तो ईगो साइड में रख के चुपचाप से टेस्ट करा ले एक मेल अपना, तो उसको पता चल सकता है कि मेरी पार्टनर के लिए कितनी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं मेरी वजह से, और कितना जल्दी ठीक कर लें उसको। एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपने बोला कि जो इश्यूज़ होते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं ये सब आप लेने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ टेस्ट कराए हुए। तो इनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है? आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत हो गई है, ऑनलाइन शॉप्स हैं, जो जिसको प्रॉब्लम होता है वो मोबाइल खोलता है, देखता है, तो तुरंत ऐड आने लगते हैं। स्पर्म की क्वालिटी 30 दिन में डबल करें, स्पर्म्स सीमन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, गारंटी 100%, ये वो। रातों रात लोग अपना पैसा कमाने के लिए ये सब तरह के भ्रामक फॉल्स एड्स देते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि
इन दवाइयों के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। वो स्टीरॉइड्स एक फॉल्स सेंसेशन ऑफ वेलबींग तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन फॉल हो जाता है। ओके। इवेंचुअली स्पर्म्स का नंबर 0 हो जाता है। बहुत सारे डिब्बे महंगे महंगे खाने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमने गलती कर दी, अब हम इलाज कराएंगे, और फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो डॉक्टर भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं या यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको भी वही मार्केटिंग का फ़र्क है, मतलब फास्ट मनी मेकिंग है, वो फिर उनके साथ खेलते हैं। तो अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया जो अपना एक 25 लाख का प्लॉट बेच के इलाज कराया उसने, और फेल, 0, कोई रिजल्ट नहीं। आके रो रहा है कि सर आपकी फ़ीस देने में मुझे प्रॉब्लम है। कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम पहले किसी ने समझी नहीं। शायद उसने भी ध्यान नहीं दिया कि इंटरनेट पे जो क्लेम्स हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर फेक है। राइट टाइम पे इवैल्यूएशन कराने से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है, पैसे भी खर्च होने से बच सकते हैं, बशर्ते राइट डायरेक्शन में आपने अप्रोच किया हो। अच्छा, फ्रोज़न फूड और प्रिजर्वेटिव्स, ये थोड़ा सा आजकल के हम लोग के लाइफस्टाइल में सबके एडेड हैं, तो ये क्या हार्मफुल हैं आपके स्पर्म क्वालिटी के लिए? यस, फ्रोज़न फूड और प्रिजर्वेटिव वाले जितने भी खाने हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो खाने को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जाके इनका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो टूटने के बाद जो बनते हैं, दे गो टू आवर एवरी बॉडी सिस्टम, और जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेस यानी कि स्पर्म्स बनने की फैक्ट्री, टेस्टिस, वहाँ पे जर्मिनल लेयर को ये डैमेज करते हैं। तो स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। नंबर ठीक होगा लेकिन उनकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी होगी, या उनके दौड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ओके, ये इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपके। तो definitely. आपको जितना हो सके उतना फ्रेश फ्रूट फ्रेश फूड लेना चाहिए, फूड खाओ। तो लेकिन ये मिलेगा कहाँ? यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा है, हर जगह प्रिजर्वेटिव, हर जगह फ्रोजन है। इट्स ए नीड ऑफ आर, राइट, प्रिजर्वेटिव वाला फूड सब जगह मिलता है। अच्छा, पार्टीज में देखा है कि हमने बहुत सारे लोग अल्कोहल की पे तो हमने बात करी, लेकिन आजकल हुक्का का ट्रेंड चला हुआ है, तो हुक्का कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टोबैको हो या फिर फ्लेवर्ड हो। क्या इससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आपके फर्टिलिटी पे? टोबैको वाला हुक्का या नॉन टोबैको वाला हुक्का, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टोबैको वाला तो डेफिनेटली हार्म करेगा, इट्स मल्टीपल टाइम मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। लेकिन जो फ्लेवर्ड हुक्का होते हैं, जिनको लोग सेफ समझते हैं कि हमने तो नॉन निकोटीन वाला लिया है, लेकिन वो फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं वो भी बॉडी में जाके स्पर्म्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये स्टडीज़ में पाया गया है। तो बेहतर होगा कि इनको अवॉइड किया जाए। और इनका इफ़ेक्ट अगर आपको देखना है कि 3 मंथ्स की साइकिल होती है, इसको बंद करें और 3 महीने बाद सीमन एनालिसिस करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस। ओके, अगर आप टेस्ट करा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा, पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत बातें करी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल, आपने इतना वक्त दिया हमें और हर चीज़ को बहुत डिटेल में हमने समझने की कोशिश करी है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और इसी तरह के हेल्थ पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए स्विच।